The first step is carried out by specific ATP dependent kinases. Specific ATP dependent से मुराद मेरी हो गया कि ये स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स, ठीक है, ऐसे काइनेजेस जो स्पेसिफिक हैं टू द सबस्ट्रेट्स, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास AMP और GMP हैं जो पीछे भी हमने IMP से बनाए हैं, ठीक है। अगर हम AMP का इंस्टेंस लेते हैं तो स्पेसिफिक एंजाइम है उसका एडिनाइलेट काइनेज, इट विल वर्क ओनली ऑन द न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग एडेनिन, AMP, ठीक हो गया। अगर हम GMP की बात लेते हैं तो उसका एंजाइम है स्पेसिफिक ग्वाइनालेट काइनेज, ठीक है। AMP के साथ ATP मिलेगा, एक फॉस्फेट इसके पास है, तीन फॉस्फेट इसके पास हैं, 4 हो गए टोटल, दो बांट लेंगे इसी तरह ना, दो बांट लेंगे, यानी कि ADP प्लस एक और ADP मॉलिक्यूल, तो ये 2 ADP। अगर हम GMP की बात लेते हैं तो एक और ये हमारे पास फिर 3 है, तो ये भी बांट लेंगे, एक ये इधर आ जाएगा, दो हो जाएंगे ATP और फॉस्फेट दो हो जाएंगे। ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में और GMP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा GDP में, ठीक है ना। तो ये ना स्पेसिफिक है, बेस स्पेसिफिक न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज का दूसरा नाम, बेस स्पेसिफिक। बेस कौन सी है? स्पेसिफिक टू दैट न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेजेस। सेकंड है इसके नॉन स्पेसिफिक एटीपी डिपेंडेंट। नॉन स्पेसिफिक होंगे एटीपी डिपेंडेंट ऐसे एंजाइम्स, ऐसे रिएक्शंस, उसके लिए बेस स्पेसिफिसिटी नहीं है मगर एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए उनको कन्वर्ट करने के। फॉर एग्जांपल रिएक्शन देखें, जीडीपी है, इसके ऊपर एटीपी आके लगेगा, एटीपी डिपेंडेंट है, एटीपी आके लगेगा, एंजाइम आ जाता है इसका न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, दिस वन है काइनेज, एनर्जी कन्वर्ट करवा रहा है। The GDP is converted into GTP and ATP is then left with ADP, left with only 2 phosphates, that's ADP। ये नीचे वाला जो रिएक्शन है ये हम बाद में देखेंगे, ये हमारे पास पायरामिडीन मॉलिक्यूल है, मगर ऑफ कोर्स जिस तरह हमने पहले कहा कि नॉन स्पेसिफिक एंड बेस स्पेसिफिक नहीं है, तो ये इसी तरह CDP मॉलिक्यूल को भी चेंज कर सकता है CT में, और अगर इस तरह कर सकता है तो UDP को चेंज कर सकता है UTP में, TDP को चेंज कर सकता है TTP में, ADP को चेंज कर सकता है ATP, सही है। तो हमारे पास ये तरीका कार है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट से न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बनाने। रिमेंबर दिस, ये आपको स्टार्ट में दिखाई थी, राइबोसॉयफॉस्फेट से PRPP सिंथेटेज, इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लूटामिन PRPP अमाइनो ट्रांसफरेज, इससे बनता है फॉस्फोराइबोजैलामीन, उससे फिर आगे रिएक्शन होते हैं, बीच में काफी सारे मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं, मॉलिक्यूल सच एज, पहले रिएक्शन में हमारे पास आ जाता है ग्लूटामिन, एक नाइट्रोजन देता है, फिर आता है ग्लाइसिन, एक नाइट्रोजन और 2 कार्बन देता है, उसके बाद आ जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइलिन, वो हमें कार्बन देता है, उसके बाद एक और ग्लूटामिन आता है, ठीक है, हमें नाइट्रोजन देता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो हमें कार्बन देती है, उसके बाद आता है जी हमारे पास एस्पेरेट, ठीक है, वो हमें नाइट्रोजन देता है, उसके बाद जो रिएक्शन था वो था एडिनाइलोसक्सिनेट लाइएज, जहाँ से फ्यूमरेट निकलता है, फिर हमारे पास आता है एक और टेट्राहाइड्रोफोलेट वाला, ठीक है, फॉर्माइल टेट्राहाइड्रो, एक और कार्बन देता है, तो ये कुछ 9 रिएक्शन है, और हमारे पास ये वो प्यूरीन मॉलिक्यूल, प्यूरीन जो स्ट्रक्चर है वो जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ IMP, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसकी आगे 2 फेड होती है IMP की, एक बनाती है AMP, एक बनाती है GMP। ये जो IMP से AMP बन रहा है यहाँ पे, इसमें ऐड होता है एस्पर्टेट अगेन, ठीक है,
ये जो IMP से GMP बन रहा है इसमें ऐड होता है ग्लूटामीन। ठीक हो गया, GG से याद रख लीजिएगा। जब IMP से GMP बनना है तो ग्लूटामीन ऐड होगा, जब IMP से AMP बनना है A तो एस्पर्टेट A ऐड होगा। ये इसकी रेगुलेशन है आपकी राइट साइड स्क्रीन पे। ये फर्स्ट रिएक्शन है PRPP सिंथेटेज। ये इनहिबिट होता है, एलोस्टेरिकली इनहिबिट होता है ADP से। अगर ADP इन्वॉल्व बॉडी में काफी होंगे तो ये रुक जाएगा रिएक्शन। ठीक है, पीछे की रिएक्शन देखा है ना अभी हमने, स्पेसिफिक बेस वाला रिएक्शन क्या था वो भला? AMP से में ATP अगर आके मिलेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2 ADPs। ठीक है, ये देखें ये रिएक्शन यहाँ पे होता है। AMP से AMP में अगर आके ATP मिलेगा, ये पूरा एक उसने सीक्वेंस दिया हुआ, ATP मिलेगा तो ADP रिलीज होगा। सो ये जो ADP है ये आके इसको इनहिबिट करेगा। यानी कि इस पूरे कैस्केड का ये जो पूरा है de novo सिंथेसिस, इसका जो एंड प्रोडक्ट है AMP, वो इसके पहले रिएक्शन को ही इनहिबिट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो PRPP से फॉस्फोराइबोजैलामीन बनता है, इसमें जो एंजाइम था ग्लूटामीन PRP माइटोट्रांसफरेज, ये इनहिबिट होते हैं एलोस्टेरिकली। ये जो एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका, ये इनहिबिट होते हैं एलोस्टेरिकली AMP से, GMP से और IMP से। IMP से, AMP से और GMP से प्रोडक्ट्स हैं, उनसे ये इनहिबिट होते हैं। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास IMP से AMP बन रहा है। जैसे ही AMP बनता है तो ये अपने इस रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है। IMP से GMP बन रहा है, जैसे ही GMP बनता है तो ये अपने से पहले रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है, एंजाइम को इनहिबिट कर देता है एलोस्टेरिक। तो इसके अंदर तकरीबन ये सिर्फ ये जो सिंथेसिस वाले स्टेप्स है ना, जिसके अंदर एडिशंस हो रही है, इनके अलावा जितने भी स्टेप्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो उसके प्रोडक्ट्स हैं रिएक्शन के, वो उसके एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे हैं एलोस्टेरिक। इसके अलावा हमारे पास ये जो ग्लूटामीन PRPP माइटोट्रांसफरेज है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रेट लिमिटिंग और कमिटिंग स्टेप है हमारे पास। जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो इसका मतलब कि अब ये जो PRPP मॉलिक्यूल है ये हमारे पास प्यूरिन बनाएगा। ठीक है ना, वो इस रिएक्शन के अंदर, इस पूरे पाथवे के अंदर वो कमिट हो गया। जी, दिस इज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ दिस फिनोमेना। हमारे पास दो रिएक्शन से अगर आपको याद हो तो पहला रिएक्शन वो GAR से फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट लग के फॉर्माइल ट्रांसफरेज से बनता था FGAR, फॉर्माइल ग्लासिनामाइड राइबोटाइड। और एक और रिएक्शन था हमारे पास जिसमें AICR में फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्माइल ट्रांसफरेज की मदद से बनाता था FAICAR। ठीक है, फॉर्म अमाइडामेडाजोल कार्बोक्सिमाइड राइबोटाइड। ये जो दोनों रिएक्शंस है ना, इनमें बेसिकली ना ये टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉलिक एसिड ये यूज हो रहा होता है। इसका ना बॉडी में रेगुलेशन के बहुत फिनोमेना हैं। ठीक है, इसकी अब देखें हमारे पास प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के लिए, प्यूरिन सिंथेसिस के लिए टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोलेट बनेगा तो वो फॉर्माइल ग्रुप से या मिथाइलिन ग्रुप से वो अटैच होगा और हमें यहाँ पे आके ये स्ट्रक्चर देगा ताकि वो हमारे पास ये कार्बन जो है वो अटैच कर सके रिंग के लिए, रिंग सिंथेसिस के। ठीक है, कार्बन अटैच कर सके रिंग सिंथेसिस। अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट ही नहीं बनेगा तो हमारे पास ये वाले मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस को रोक दिया जाएगा तो हमारे पास प्यूरिन सिंथेसिस भी डिस्टर्ब होगी। तो कुछ बॉडी के अंदर फिनोमेना हैं, फॉर एग्जांपल पैबा एनालॉग्स हैं, फॉलिक एसिड एनालॉग्स हैं। पैबा एनालॉग्स क्या करते हैं कि वो सल्फोनामाइड्स जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि पाबा एक मॉलिक्यूल है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, उसको कॉम्पिटिटिवली
पैबा के एनालॉग्स होते हैं सल्फोनामाइड्स, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये जाके पैबा की जगह पे सल्फोनामाइड लग जाता है, उसके एनालॉग्स हैं, स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं, तो वो क्या कर देता है, इट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड। सेकंड स्टेप आ जाता है हमारे पास, अब वो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस रुक जाएगी, क्या होगा, प्यूरिन सिंथेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो। दूसरा हमारे पास आ जाते हैं फॉलिक एसिड एनालॉग्स। इसमें देखें, फॉर एग्जांपल मेथोट्रेक्सेट है, एक ड्रग है, ये क्या करती है मेथोट्रेक्सेट, ये इनहिबिट द रिडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, वो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस को रोक रही है, सिंथेसिस को रोक रही है, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस डिस्टर्ब होती है। तो ये जो ड्रग है, जब इस तरह मेथोट्रेक्सेट ड्रग है, तो ये क्या करती है, it limits the tetrahydrofolate available for the use in purine synthesis and thus in slows down DNA replication। अब DNA रेप्लिकेट नहीं होगा, सेल्स नहीं बनेंगे, सेल्स नहीं बनेंगे तो ये फिनोमिना हम यूज करते हैं कैंसर में, मेथोट्रेक्सेट दी जाती है और वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। सही उनकी सेल डेथ इसलिए नहीं करवाती कि जाके उनका कोई फिनोमिना या कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह रोक देती है। तो बेसिकली ये कि ये चीज से इनफ होता है कि भी आप उन्हें न्यू डीएनए सिंथेसाइज ना करने, तो सेल्स को न्यू डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा, रेप्लिकेशन ही नहीं हो सकती, ट्रांसक्रिप्शन ही रुक जाती है क्योंकि नए न्यूक्लियोटाइड ही नहीं बन रहे होते, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। डीएनए अपना कोई भी मैसेज न्यूक्लियस से बाहर नहीं भेज पाएगा। सो ना कोई प्रोटीन बनेगी, ना कोई नया आरएनए बनेगा, ना डीएनए रेप्लिकेट, कुछ भी नहीं होगा, तो वो सेल डेथ करना शुरू हो जाता है। कैंसर में यूज होता है, लेकिन ये सिर्फ कैंसर सेल्स को नहीं, ये तमाम सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये देखिए स्लाइड के अंदर ना, ये थोड़ा सा आपको, ये आपका जो मैकेनिज्म है ना इसके अंदर लिखा हुआ, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये जो मैं अभी बताने लगा हूँ आपको, सिर्फ याद बताने के लिए, जो मैंने अभी पीछे बताया ना आपको सारा, ये पैबा एनालॉग्स, ये फॉलिक एसिड एनालॉग्स, ये इसको समझाने के लिए सिर्फ, सो ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ देखना। ये देखें, डाइहाइड्रो रोटेट है पायरोफॉस्फेट, उस पे आके पैबा अटैच होता है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास बनता है डाइहाइड्रो डायरोटेरिएट, ठीक है, सॉरी। तो वो पैबा एनालॉग से करते हैं, यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को रोक देते हैं। ये रिएक्शन रुक गया तो हमारे पास अल्टीमेटली ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये सिंथेसाइज नहीं होगा। अगला जो था हमारे पास वो क्या था, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को रोकते हैं, ठीक है, डाइहाइड्रोफोलेट की रिडक्शन को रोकते हैं टुवर्ड्स द टेट्राहाइड्रोफोलेट। सही है, ये मेथोट्रेक्सेट था। और भी ड्रग्स हैं, और भी ड्रग्स हैं जो डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होने देते। तो ये दो वो जो पिछले हमारे पास गुजरे हैं ना, पैबा एनालॉग और फॉलिक एसिड में, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा तो प्यूरिन सिंथेसिस रुक जाएगी, और ये बाकी इसके जो फिनोमेना है ये भी रुक जाएंगे। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद इट, वी आर नॉट इवन कंसर्न्ड विद दिस पाथवे एज वेल, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जो पैबा एनालॉग्स है, ठीक है ना, और ये जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, ये कैसे रोकते हैं प्यूरिन सिंथेसिस को, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। नेक्स्ट हमारे पास में आईएमपी हाइड्रोजिनेज है, ठीक है। ये जो एंजाइम है ना, इसको एक ड्रग है माइक्रोफेनोलिक एसिड, ये ड्रग ना इसको इनहिबिट कर देती है, आईएमपी मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को, आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज को ओके, माइक्रोफेनोलिक एसिड आईएमपी को इनहिबिट करवाता है, ठीक है। इससे होता क्या,
ये जो ड्रग है ना ये रोक देती है टी सेल और बी सेल की प्रोलिफरेशन को। टी सेल और बी सेल हमारे पास इम्यूनो सप्रेशन में यूज होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है ये, और अगर ये रुक जाएंगे तो क्या होगा, इम्यूनो सप्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो ड्रग है ना ये एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट यूज होती है। जब कोई ये ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, ग्राफ्ट वगैरह लगाया जाता है, तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन और ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए यूज होता है, बॉडी से रिजेक्ट ना कर दे। टी सेल और बी सेल की प्रोडक्शन को जरा रोका जाता है और बॉडी वो जो भी इम्प्लांट उसमें लगाया गया, कोई लिवर हो गया, कोई स्किन हो गया, कोई भी XYZ जो इम्प्लांट लगाया गया वो एक्सेप्ट कर ले बॉडी, ठीक है। ये एक ड्रग यूज होती है IMP को रोकने के लिए। सो ड्रग यूज होगी, IMP नहीं काम करे, IMP डिहाइड्रोजनेस काम नहीं करेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस सिंथेसिस हिंडर हो जाएगी, रुक जाएगी। Alright, this is it for our de novo synthesis. Normal regular class होती तो I would have stopped and asked for questions, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ. I'm gonna keep on going. I will stop in about 10 minutes for questions. I'm gonna start the next pathway, salvage pathway of purines. The major side of salvage pathway of purines is again liver. De novo synthesis की भी liver ही थी. In this phenomena, we will see utilization of exogenous purines to form nucleotides. Exogenous purines जो हम खाना नहीं खाते, जो बाहर से आते हैं, उसमें से न्यूक्लियोटाइड निकाल लिए जाते हैं। ऑफ कोर्स आप मिसाल के तौर पे कोई भी मीट खा रहे हैं, ठीक है, मीट के अंदर वो एक जिंदा जानवर था, वो उसके अंदर सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है, उन सेल्स के अंदर RNA है, ठीक है। वो जब हम खाएंगे तो वो पूरे का पूरा वो ब्रेक डाउन होगा, वो डाइजेस्ट होगा, उसमें से ये बायोमोलिक्यूल सारे के सारे लिबरेट होंगे और हम उन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। तो एज सच बेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती फ्रॉम स्क्रैच, जिस तरह भी हमने de novo synthesis देखी कि एक एक चीज इकट्ठी करके ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, टेट्राहाइड्रोफोलेट, फिर से ग्लूटामीन, फिर से अपना कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर से एस्पर्टेट और फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, इस तरह एक एक करके चीजें जरूरत नहीं पड़ती, वो पूरी की पूरी बेस ही उठा लेती है बॉडी, ठीक है। प्लीज होल्ड ऑन फॉर मिनट, पढ़ी लेते हैं। जी, तो ये एक्सोजीनियस प्यूरिन्स, इसने कुछ ज्यादा ही नहीं घूमना शुरू कर दिया, इसको रोकना नहीं, कहाँ से रुकेगा, यहाँ से रुकेगा। So these purines are obtained from the diet. अब इसमें फायदा बहुत है, फायदा ये है कि far less energy is required than the de novo synthesis. एनर्जी नहीं यूज होती है उसमें, तो इतनी एनर्जी यूज होती है हमारी de novo synthesis के अंदर, ठीक ठाक ATP लगता है, इसमें नहीं लगता है। इसमें प्यूरिन बना बनाया है, हमें क्या जरूरत है ATP की, मजीद से ATP लगेगा ट्रांसपोर्ट में लग जाएगा थोड़ा सा। तो salvage pathway is particularly important in the brain. Why it is important in the brain? देखिए ना, अगर बॉडी के अंदर de novo synthesis नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हमें प्यूरिन तो चाहिए, प्यूरिन कहाँ से आ रहे हैं, सैल्वेज पाथवे से, ठीक है ना। और अगर एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट है तो फिर तो de novo synthesis हो ही नहीं सकती, चक्कर ही कोई नहीं। अगर एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट है तो फिर हमारा जो ब्रेन है एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट के अंदर किस पे डिपेंड करेगा, सैल्वेज पाथवे पे डिपेंड करेगा फॉर द प्रोक्योरमेंट्स ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है, for the procurement of all the nucleotides. Pyrimidines का भी salvage pathway होता है, वो जब आएगा तब इंशाल्लाह देखेंगे। तो एक तो ये हमारे पास de novo pathway था जिसमें हमने देखा कि एक एक आकर करके चीजें न्यूक्लियोटाइड में। दूसरा हमारे पास इसका वेरिएंट आ गया salvage pathway। salvage pathway में हमारे पास दो चीजें चाहिए, बेस बनी बनाई आती है और PRP भी चाहिए। PRP की क्या था,
फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट, ये कहाँ से बनता है? राइबोज 5 फॉस्फेट में एटीपी ऐड होता है और एंजाइम पीआरपीपी सिंथेटेज की मदद से बनाता है पीआरपीपी। ठीक हो गया। और ये जो बेसिस है ये कहाँ से आती है? ये आती है हमारे पास डाइजेशन से, डाइजेशन ऑफ डीएनए आरएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए आरएनए से ये टूटते हैं, बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स टूटते हैं बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स मजीद टूटते हैं बनाते हैं बेसिस, बेस के ऊपर अगर शुगर लगा दी जाए तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट लगा दिया जाए तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ढेर सारे मिल जाए तो वो बन जाते हैं आरएनए, अगर एक ही चेन में मिले तो। अगर वो दो किस्म की चेन आपस में जुड़ जाए तो वो बन जाता है डीएनए। तो ये सारे का सारा फिनोमेना है कैटाबॉलिज्म का, रिवर्स कर ले तो ये डिग्रेडेशन का। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियोसाइड्स है ना, ये सैल्वेज पाथवे में आ जाते हैं, बॉडी इनको प्रोक्योर कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है डाइजेशन के बाद। और जी ये देखें आरएनए एंड डीएनए, अच्छा चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, उनमें प्यूरीन्स कौन से होंगे? उनमें प्यूरीन्स हमारे पास ग्वानिन और एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन और एडेनिन होंगे। अब ग्वानिन और एडेनिन तो हमारे पास सिंथेसाइज हुए इन द फॉर्म ऑफ एएमपी एंड जीएमपी, रिमेंबर ये कहां से आए थे दोनों? आईएमपी से आए थे, ठीक है ना। और आईएमपी वो पहला प्यूरीन था जो सिंथेसाइज हुआ था डिनोवो सिंथेसिस, सही। सो ये हमारे पास कीपिंग दैट इन माइंड, हम पर साल्वेज पाथवे में कीपिंग दिस फिनोमेना इन माइंड, हमारे पास जो तीन बेसिक आते हैं, जो इनिशियल फेज के अंदर जो हमारे पास आते हैं प्यूरीन्स, वो कौन से हैं? आईएमपी, इसके अंदर जो बेस होती है वो होती है हाइपोजेंथीन, एएमपी इसमें बेस होती है एडेनिन, और जीएमपी इसमें बेस होती है ग्वानिन, ठीक है ना। तो जब डाइजेशन हो रही होती है ना डीएनए से, डीएनए आरएनए से न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से बेसिस, तो हमारे पास जो बेसिस आती हैं सबसे पहले वो भी यही तीन, ठीक है। उन तीन से भी पहले जो दो आती हैं वो कौन कौन सी हैं? एडेनिन और ग्वानिन। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हमारे डीएनए आरएनए में कौन कौन से हमारे पास होते हैं ये प्यूरीन्स, हमारे पास प्यूरीन्स होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना। तो जब ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास जो बेसिस आएंगी वो होंगी एडेनिन और ग्वानिन जो एब्जॉर्ब होंगी। एडेनिन की डीएमाइनेशन होगा तो वो बन जाएगा हाइपोजेंथीन, डीएमाइनेशन ये वाला NH2 हो जाएगा तो वो बन जाएगा हाइपोजेंथीन। ग्वानिन की जब डीएमाइनेशन होगी तो वो बन जाएगा जेंथीन। ये देखिए ये डिफरेंस आ रहा है इसमें, ये वाला अमीनो ग्रुप उतर गया, ऑक्सीजन लग गया, बन गया जेंथीन। ये जो जेंथीन है ना ये बॉडी में आगे कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है ना। ये हम डिग्रेडेशन पाथवे है प्यूरीन्स का, ठीक है, ये डिग्रेडेशन पाथवे। जो अगर जेंथीन बन जाती है कोई भी शय तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है और वो बॉडी से बाहर चली जाती है। नॉर्मली बॉडी में ये वाली जो डीमाइनेशन है ये ज्यादा होती है, ये कम होती है, टू लेसर एक्सटेंट होती है, ठीक है, क्योंकि एडेनिन ने हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट होके उसने भी हाइपोजेंथीन ने जेंथीन में कन्वर्ट हो जाना होता है, ठीक है, वो आगे फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली अगर हम इन चारों में से देखें तो हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन और हाइपोजेंथीन ज्यादा होते हैं अवेलेबल फॉर सैल्वेज, क्योंकि अगर कोई शायद जेंथीन में कन्वर्ट हो गई है तो वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो जो सैल्वेज होती है वो ये तीनों के ऊपर होती है, एडेनिन, हाइपोजेंथीन और ग्वानिन, ये तीनों सैल्वेज होते हैं, ये निकाले जाते हैं, ये यूटिलाइज होते हैं आगे न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में, ठीक है ना। ये वो रिएक्शन है जिसमें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि
ज़ैंथीन बन गया ना, अगर कोई चाहे वो IMP से बन गया, चाहे वो IMP GMP में कन्वर्ट हो के फिर ज़ैंथीन बना दिया उसने, ठीक है ना। IMP GMP में कन्वर्ट हो के ग्वानोजीन और गुआनिन बनाते हैं, गुआनिन आगे फिर ज़ैंथीन बनाते हैं, ज़ैंथीन में कन्वर्ट हो गया तो ज़ैंथीन आगे उसने यूरिक एसिड बनाना है, उसने एक्सक्रीट हो जाना बॉडी से, ठीक है ना। अच्छा, जस्ट टू रिकॉल, IMP से GMP बनाने के लिए कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है? G से था ग्लूटामीन, ठीक हो गया जी। ये जो हमारे पास एडेनिन और गुआनिन और हाइपोजेंथीन जो हमारे पास सैल्वेज हुए हैं अभी, अगर हम वो पहला रिएक्शन देखते हैं सैल्वेज पाथवे पे देखा था हमने, ये जो सैल्वेज जो है हमारे पास अभी, इनके ऊपर क्या ऐड होना है? उसमें क्या था? PRPP और बेस चाहिए थी, बेस हमारे पास सैल्वेज हो गई, उसके बाद हमारे पास आके PRPP मॉलिक्यूल लगेगा, ठीक है ना, और हमारे पास बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये देखेंगे न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास राइबोज शुगर है, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, और ये हमारे पास फॉस्फेट, ठीक हो गया जी। लाइकवाइज, अच्छा यहाँ पे इसका एक चीज आएगी, रिएक्शन एंजाइम एडेनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, एडेनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, APRT। दूसरे जो हमारे दो सैल्वेज हो रहे थे नाइट्रोजन बेसिस, एक थी हाइपोजेंथीन और एक थी गुआनिन, इनके लिए कॉमन एंजाइम होता है हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, H हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, कुछ जगह पे इसको HPRT भी लिखा हुआ है, सेम हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, इसमें भी वही है, PRPP आके अटैच होगा, और अगर हाइपोजेंथीन बेस है तो IMP बन जाएगा, गुआनिन बेस है तो GMP हमारे पास बन जाएगा, क्वाइट सिंपल, ठीक है जी। तो हमने डिनोवो से बनाया IMP, उससे बना AMP और GMP, ये आगे से AMP जो है ADP और ATP बना सकते हैं, GMP GDP और GTP बना सकते हैं। सैल्वेज के अंदर हमने क्या क्या सैल्वेज किया? हमने DNA और RNA से सैल्वेज किया, AMP भी कह सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स हमने सैल्वेज जो किया वो न्यूक्लियोटाइड नहीं, अगर हमने न्यूक्लियोटाइड सैल्वेज कर लिया होता तो हमें जरूरत ही ना होती मजीद करने की। तो हमने एडेनिन सैल्वेज किया, हमने गुआनिन सैल्वेज किया, ठीक है, एडेनिन सैल्वेज किया, हमने गुआनिन सैल्वेज किया, एडेनिन डीअमाइनेट होके बना हाइपोजेंथीन, गुआनिन डीअमाइनेट होके बना ज़ैंथीन, और ज़ैंथीन एक्सक्रीट आउट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो ये तीन है हमारे पास जो सैल्वेज हुए। एडेनिन होगा तो बनेगा हमारे पास सैल्वेज होके PRPP ऐड होके AMP, गुआनिन के साथ PRPP ऐड होगा तो बनेगा GMP, हाइपोजेंथीन के साथ PRPP ऐड होगा तो बनेगा IMP, ठीक हो गया। और वही IMP आगे ADP ATP GMP आगे GDP GTP, ठीक है ना, IMP IMP फिर AMP और GMP बना सकते। So this is our whole synthesis of purines. I am finishing the lecture at the moment. If you have any questions, please go ahead. Raise your hands. जो आपके हमारे जो होस्ट हैं, होस्ट कंप्यूटर है, वो आपको अलाउ कर देंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। You can ask the questions, please. मैं स्क्रीन शेयर खत्म कर रहा हूँ। क्वेश्चंस देखो, ये चैट आ रही है, ये मेरे पास होना चाहिए, होस्ट आपके पास देखो। नहीं सर, कोई नहीं आया। 5 minutes हो भाई। जी, do you have any questions?
Again, do you have any questions, please? जी, सैल्वेज का मतलब होता है कोई चीज इकट्ठी करके उठाना, कोई चीज जाया हो रही हो उसको बचा लेना। ठीक है, चैट में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर कर रहा हूँ। सैल्वेज मीन, सैल्वेज का मतलब है कि चीज इकट्ठी करके उठाना। ठीक है, तो होता क्या है कि हम जब कोई भी ये खाते हैं, खाना खाते हैं, स्पेशली मीट्स वगैरह जब हम खाते हैं, ऑफ कोर्स एवरी जो भी हम खाते हैं, प्लांट्स खा लें या हम एनिमल्स खा लें, हम कुछ भी खाएं, तो वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका मतलब उनके पास सेल्स है, उनके पास डीएनए, उनके पास आरएनए, तो वो खा रहे होते हैं। तो वो बॉडी अगर उसे जाया कर दे तो फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है ना, जाया हो गया वो। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो फिर बॉडी क्या करती है, डिनोवो सिंथेसिस की बजाय सैल्वेज पाथवे में चली जाती है। बना बनाया बेस पड़ा हुआ, सैल्वेज करो। जरूर आपने वर्क फोर्स लगानी है, जरूर आपने इतने अमीनो एसिड, इतने कार्बन बेस मॉलिक्यूल्स लगाने हैं और एनर्जी भी लगानी है, आप पकड़ो और उठाओ। ठीक हो गया, बेस बनाओ, बेस उठाओ, पीआरपीपी बनाओ और काम खत्म करो। ठीक जी, एनी अदर क्वेश्चन? प्लीज गो अहेड, क्वेश्चंस पूछा करें। बल्कि वो आप लोगों का जो मूडल है जिसके ऊपर से हम सारे आए हैं, वहां पे पूछ लिया करें बाद में, जब आपने इसकी रिकॉर्डिंग देखी है, जो भी इसका आपको क्वेश्चंस हैं पढ़ते हुए, उसमें पूछ लिया करें। ठीक है, क्वेश्चन जरूर पूछा करें। वहां पे भी ऑप्शंस हैं, आपको वॉइस में भी और वैसे भी रिटन में भी दिया जा सकता है। आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं कि आप यहाँ से देखें, क्वेश्चन पूछा करें, जरूर पूछें। ठीक है, चलेंगे, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अब आपके जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं वो डॉक्टर ज़ारा के साथ हैं। ठीक है, शी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट। सही, और आपको वो वहां से आगे लेके चलेंगे। आई विल सी यू आफ्टर द 2 लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर ज़ारा, और फिर जो लास्ट 2 लेक्चर्स होंगे मेरे, फिर जो कुछ पीछे रह चुका होगा हम उन 2 लेक्चर्स के अंदर कवर करके इस टॉपिक को खत्म। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह, थैंक यू वेरी मच।